गोल्डन बाघ पर काले बाघ का कहर। सफेद बाघ ने लिया बाघ का बदला। गोल्डन बाघ अपने बेटे सफेद बाघ सिम्बा को लेकर शिकार पर गया था। सिम्बा अभी छोटा था। गोल्डन बाघ उसे शिकार करने के तरीके सिखा रहा था कि अचानक से पीछे से काला बाघ गोल्डन बाघ पर हमला कर देता है। तब गोल्डन बाघ अपने बेटे सिम्बा से कहता है, भाग जा बेटा, भाग जा। मैं इस काले बाघ को संभालता हूँ, तू भाग जा। घर जाकर माँ और भाई को संभालना। सिम्बा इतना डर जाता है कि उसे घर का रास्ता पता नहीं चलता। उसे जो रास्ता मिलता है वो उस रास्ते पर डर के मारे भागते रहता है। इधर काले बाघ में और गोल्डन बाघ में लड़ाई शुरू हो जाती है। काला बाघ गोल्डन बाघ को मार देता है। गोल्डन बाघ के मरे हुए शरीर पर पैर रखकर काला बाघ कहता है, अब मैं बनूंगा इस जंगल का राजा। मेरी हुकूमत चलेगी इस जंगल पर। काला बाघ गोल्डन बाघ का पार्थिव शरीर घिसटते हुए उसके घर ले आता है। बाघिन अपने पति को मरा देखती है। सिम्बा भी उसे दिखाई नहीं देता। तब वो रोने लगती है। बाघिन ने अभी अभी एक छोटे बच्चे को जन्म दिया था, जिस कारण वो काफी कमजोर हो गई थी। बाघिन ये सदमा सहन नहीं कर पाती और अपना दम तोड़ देती है। तभी वहाँ काले बाघ का चेला लकड़बग्गा आता है और कहता है, महाराज, अपने रास्ते के कांटे तो खुद ब खुद दूर हो रहे हैं, पर महाराज ये बाघिन का छोटा बच्चा अभी भी जिंदा है। इसका क्या करे? ये तो आगे चलकर मेरी ढाल बनेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैं इसे अपने तरीके से खुद का बेटा समझकर पालूंगा। ये है गब्बर, मेरा गब्बर। काला बाघ उस छोटे बच्चे को गब्बर का नाम देता है। अब उस जंगल पर काले बाघ का राज चलने लगता है। वो बहुत ही बेरहम राजा था, जिस वजह से बाकी के जानवर बहुत ही परेशान हो चुके थे। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। गब्बर अब काफी बड़ा हो चुका था। वो काले बाघ को ही अपना पिता समझ रहा था। एक बार गब्बर जंगल में घूम रहा था कि अचानक से उसके सामने सिम्बा खड़ा हो जाता है। मेरे भाई, तुम कैसे हो? कितने बड़े हो गए हो तुम? मेरे भाई आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। भाई? कौन भाई? किसका भाई? और तुम मेरे जंगल में दिखना भी नहीं। ये मेरा जंगल है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मारकर बाहर कर दूंगा। गब्बर सिम्बा को धक्के मारकर बाहर निकालता है। सिम्बा उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। गब्बर ने सिम्बा को कभी देखा भी नहीं था। उसे सच्चाई की कोई खबर नहीं थी और ऊपर से काले बाघ की परवरिश। गब्बर भी काले बाघ के जैसे बन गया था। वो भी बहुत गुस्सेल था, वो भी बेरहम बन गया था। तब सिम्बा अपने भाई के लिए सोचता है, मैं मेरे भाई को सुधार कर ही रहूंगा। बचपन में मैं छोटा था, इसलिए डर के मारे भाग गया था, पर अब नहीं। मैं उस काले बाघ से एक एक करके बदला लूंगा। सिम्बा को लकड़बग्गा देख लेता है और वो काले बाघ के पास जाकर उसे सब बता देता है। तब काला बाघ कहता है, अरे ये सिम्बा वापस कैसे आया? मैंने गलती कर दी जो उसे बख्श दिया। कोई बात नहीं, गब्बर को सच्चाई पता चलने से पहले मैं सिम्बा के खिलाफ उसके कान भर दूंगा। फिर एक भाई ही अपने दूसरे भाई को मार देगा। काला बाघ लकड़बग्गे को खुद को मारने के लिए कहता है। लकड़बग्गा काले बाघ को मारता है। उसमें काले बाघ को छोटी सी चोट लग जाती है। काला बाघ अब ज्यादा घायल होने का नाटक करता है। तभी वहाँ गब्बर आता है। पिता को ऐसा देखकर वो कहता है, पिताजी, आपकी ये हालत किसने की? मुझे अभी बताओ, उसका सर आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। काला बाघ तो कुछ नहीं कहता। तब लकड़बग्गा कहता है, अरे ये सब उस सफेद बाघ सिम्बा ने किया है। कई साल पहले उसके पिता ने ही तुम्हारी माँ को मारा था और अब उसका बेटा भी वही कर रहा है।
ये सुनते ही गब्बर बौखला जाता है और उधर लकड़बग्गा और काला बाघ एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। गब्बर सीधा सिम्बा के पास जाता है, उसे बिना कुछ कहे उसे मारने लगता है कि तभी वहाँ गाय आती है और कहती है, गब्बर छोड़ दो अपने भाई को, काला बाघ तुम्हारे पिता नहीं है, वो दुश्मन है बेटा, छोड़ो, अपने भाई को नहीं मारते। गब्बर गाय की बात सुनकर रुक जाता है। वो वही गाय थी जिसने सिम्बा को उसके बचपन में संभाला था, उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। तब गाय कहती है, हाँ बेटा गब्बर, यही सच्चाई है, सिम्बा तुम्हारा भाई है, मेरे बातों का विश्वास करो। और हाँ, सच्चाई पता करनी है तो ये सफेद बाघ की खाल पहन कर जाओ, काले बाघ के पास तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। गब्बर सफेद बाघ की खाल पहनकर काले बाघ के पास जाता है। काला बाघ गब्बर को सिम्बा समझ लेता है और कहता है, सिम्बा तुम आज भी बच गए अपने छोटे भाई के हाथ, या फिर तुम्हारे हाथ गब्बर की मौत हो गई। काश उसी दिन मैंने तुम्हारे पिता और माँ के साथ तुझे भी मार दिया होता, तो आज ये नाटक नहीं करना पड़ता। काला बाघ गब्बर के सामने सारी सच्चाई उगल देता है। सच्चाई पता चलते ही गब्बर सफेद खाल उतार देता है। तभी वहाँ सिम्बा भी आता है। अब दोनों भाई मिलकर काले बाघ पर हमला करके उसे मार देते हैं और अपने माँ पिता के मौत का बदला काले बाघ से ले लेते हैं। अब दोनों भाई मिलकर उस जंगल के राजा बन जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। जंगल में दो जंगली गाय रहा करती थी। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। एक दिन एक गाय को जंगल के दूसरी ओर कुछ काम था, पर वहां जाने से वो डर रही थी, क्योंकि उस जंगल में एक खूंखार बाघ रहता था जो रास्ते में मिलने वाले सभी प्राणियों को खा जाता था। पर उस गाय का जंगल के दूसरी ओर जाना भी बहुत जरूरी था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, कि तभी दूसरी गाय ने उसे एक बड़ी अच्छी सलाह दी। अरे तुम डरती क्यों हो? वो बाघ जितना खूंखार है उतना ही बुद्धू भी है। तुम आसानी से उसे मूर्ख बनाकर वहाँ से निकल सकती हो। तुमने हमारे पूर्वज की वो कहानी नहीं सुनी? कई साल पहले उन्होंने भी ऐसे ही किया था। अपनी दुख भरी दास्तां बाघ को सुनाकर वहाँ से बच निकली थी। तुम भी ठीक वैसे ही करना, और थोड़ा खुद का दिमाग भी लगा लेना। इतनी होशियार तो तुम हो ही। हाँ, ये सही रहेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि अपना दिमाग भी लगाऊं। अपनी ही मस्ती में गाय जंगल की दूसरी ओर जाने लगी। वो दूसरी ओर पहुंची और अपना काम किया। वो वापस लौट रही थी कि अब उसे थोड़ा डर लगने लगा कि कहीं उसके सामने वो खूंखार बाघ ना आ जाए, और यहाँ वहां देखते हुए वो संभल संभल कर चलने लगी कि अचानक उसके सामने बाघ ने छलांग लगाई और जोर से दहाड़ भी लगाई, जिसे सुनकर गाय कपकपाने लगी। उसके पसीने छूट गए। लगा कि अब तो वो गई और उसका बचना भी मुश्किल ही है। तभी उसे अपने दोस्त की कही बात याद आ गई और उसने जैसे तैसे ठाडस बांधकर थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और बाघ के सामने विनती करने लगी। हे जंगल के राजा, मुझे जाने दो। मेरे घर पर मेरी बीमार बहन मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं वहां नहीं गई तो वो मर जाएगी। कृपया करो और मुझे अपने घर जाने दो। उसे वो दवाई देकर चाहे तो तुम मैं वापस आ जाऊंगी। तुम्हारी ये चाल मेरे सामने नहीं चलेगी। कई साल पहले ही ऐसे ही एक गाय ने मेरे पूर्वज को बेवकूफ बनाया था और बचकर निकल गई थी। काम नहीं आएगा। आज मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। बाघ की बात सुनकर गाय डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पूरी तरह से अकल लगा रही थी और थोड़ी ही देर में वो सोचने लगी। उसे वहां खड़ा सोचता हुआ देख बाघ को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो उससे पूछने लगा कि आखिर वो क्या सोच रही है। ज्यादा सोच मत और मरने के लिए तैयार हो जा।
वैसे तुम सोच क्या रही थी? महाराज, मैं तो बस आप ही के बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? क्या सोच रही थी तुम मेरे बारे में? यही कि मुझे खाने के बाद आप कितना तड़प तड़प कर मरोगे। अच्छा है, वो सब देखने के लिए मैं जिंदा नहीं बचूंगी। ये सब सुनकर तो थोड़ी देर के लिए बाघ भी डर गया। उसे गाय की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर फिर भी उसने उसे पूरी बात बताने को कहा। वो जानना चाहता था कि गाय आखिर ऐसा क्यों कह रही है। आखिर उसको खाने के बाद वो क्यों तड़प कर मरेगा। वो मुझे एक बहुत भयंकर बीमारी है और मेरी वही बीमारी मेरी बहन को भी लग गई। अगर हमें कोई भी खाएगा तो उसे भी वो बीमारी लग जाएगी। पर वो क्या है ना कि हम शाकाहारी हैं, इसीलिए उस बीमारी को हम पर धीरे धीरे असर होता है। पर किसी मांसाहारी पर तो झट से वो बीमारी लग जाएगी और वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसे तो दवा लेने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैं बस वही दवा तो मेरी और मेरे बहन के लिए लेने गई थी। उसकी हालत तो मुझसे भी ज़्यादा ख़राब है। अगर आपको अभी भी मुझ पर यकीन नहीं होता तो आप मुझे बेझिझक खाइए। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो वैसे भी मरने ही वाली हूँ, पर मुझे आपकी जान की चिंता है कि नहीं? भगवान आपका भला करे और आपको सद्बुद्धि दे। ये सब सुनकर बाघ पूरी तरह से डर गया और उसने खुद को ही तड़पते हुए मरता देख भी लिया और उसकी रूह कांप उठी। उसने तुरंत उस गाय को खाने का विचार अपने मन से निकाल दिया और उस गाय को कहा कि अब वो गलती से भी कभी उसके सामने नहीं आनी चाहिए। हे भगवान, नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं मरना। मुझे तो अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है और मैं इस जंगल का राजा हूँ और राज करना चाहता हूँ। जाओ तुम, अभी के अभी मेरे सामने से निकल जाओ और फिर कभी मेरे सामने नहीं आना। नेकी और पूछ पूछ, बाकी बातें सुनते ही गाय वहां से 9 तो 11 हो गई और हाफते हाफते अपने घर वापस पहुंची। उसे हाफता देख उसकी सहेली ने उससे सारी बात पूछी और उसने भी खुशी खुशी सारी बातें बता दी और दोनों उस बाघ की हालत पर खिलखिलाकर हंसने लगे। और एक बार फिर गाय ने अपनी चतुराई से बाघ को मूर्ख बना दिया। मंकी राइड एनिमल क्ले ट्रेन। जंगल में बंदरों का एक बड़ा सा झुंड रहता था। उस झुंड के बड़े बंदर शहर आते जाते रहते थे और शहर से अजीबोगरीब चीजें जंगल ले आया करते थे। एक बार ऐसे ही उन लोगों ने बहुत सारी क्ले इकट्ठा कर ली और जंगल ले आए और इंसानों की देखा देखी उसकी एक रेलगाड़ी बनाई। काफी मेहनत करने के बाद सबने मिलकर उस रेलगाड़ी को पूरा कर लिया, पर उस मिट्टी को अभी भी सूखने में वक्त था, इसलिए वे बंदर अपने बच्चों को उसके आसपास भी भटकने नहीं देते थे। अरे यार, ये कितना बढ़िया रेलगाड़ी है इन लोगों ने बनाई है, पर हम बच्चों को ये लोग जाने ही नहीं देते। मुझे तो कैसे भी करके उसमें बैठना है। अरे बेवकूफ, अभी तो वो ठीक से बनी भी नहीं है। अगर अभी तुम जाकर उसमें बैठ गए तो वो टूट जाएगी, फिर ना तो तेरे काम की रहेगी और ना ही किसी और के। थोड़ा धीरज रख, फिर कल से हम उसकी सवारी करेंगे और मजे करेंगे। दोनों नन्हे बंदर आपस में बातें कर रहे थे। पहले वाला उतावला दिखा, दूसरे ने उसे धीरज रखने के लिए कहा और वो भी उसकी बात मान गया। पर दोनों दोस्त रोज उस रेलगाड़ी की तरफ चक्कर लगाने आया करते, उसके हाल चाल देखा करते। अब इंतजार करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। जैसे ही बड़े बंदरों ने उन्हें कहा कि अब रेलगाड़ी पूरी तरह से तैयार है, उन लोगों ने अपने एक और दोस्त को बुला लिया और सब उस मजेदार रेलगाड़ी का सफर करने के लिए उछल कूद करने लगे। तब बड़े बंदर ने उनकी उत्सुकता देखते हुए कहा, अरे हाँ, तुम लोगों के लिए ही तो बनाई गई है, थोड़ा और धीरज रखो, वरना खामखा में तुम काम बिगाड़ दोगे। कितना धीरज रखे, अब तो बहुत हो गया, हमें जल्दी से इसकी सवारी करनी है। बच्चों की उत्सुकता देखकर बड़ों ने भी हार मान ली और बच्चों को उस रेलगाड़ी में बिठा दिया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, बच्चे खुशी से उछल कूद करने लगे। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ऐसा अनुभव उन्होंने पहली बार किया था। देखना जरा संभल के, कहीं मस्ती के चक्कर में लेने के देने न पड़ जाए। ओहो, तुम तो दादी अम्मा बन गई। बस हमेशा रोती ही रहना। अब तो मजे करो, कितने मजे आ रहे हैं। बेचारा सयाना बंदर जब भी समझदारी की बातें करता, दूसरे बंदर उसे चुप करा देते। उसे डर था कि कहीं अच्छी भली रेलगाड़ी
टूट ना जाए। पर बाकी लोगों को उसकी जरा भी फिक्र नहीं थी। वो तो बस अपनी धुन में मस्ती कर रहे थे। धीरे धीरे रेलगाड़ी जंगल के सारे इलाके घूमने लगी। अब उन्हें पेड़ पर इधर उधर कूदने की बजाय इस रेलगाड़ी की सवारी अच्छी लगने लगी। मैंने तो तय कर लिया है, अब मैं पेड़ पर कूदना बंद करूंगा। अब मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो रेलगाड़ी में बैठकर ही जाऊंगा। मैं भी। चुप करो, ये तो कभी कभार सैर करने के लिए ठीक है, पर रोज यहाँ पर घूमना ठीक नहीं। हमारा पुराना तरीका ही सही है, वो ज्यादा सुरक्षित भी है और हमारी कसरत भी होती रहती है। ये दादी अम्मा फिर शुरू हो गई। ठीक है दादी अम्मा, आप पेड़ों पर कूदती रहना, हम तो इसी में घूमेंगे। वो लोग आसपास बातें करते करते सवारी का मजा उठा रहे थे कि तभी अचानक वहाँ भेड़िए की घुर्राने की आवाज आने लगी। उनकी आवाज सुनकर बंदर डर गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी जान कैसे बचाएं। तभी उस भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया। बाकी सारे बंदरों की सोचने समझने की शक्ति बंद हो चुकी थी कि तभी सयाने बंदर को अपने पेड़ों की याद आई और उसने तुरंत अपने दोस्तों को पेड़ों पर चढ़ने के लिए कहा। वो भी बिना देर किए तुरंत पेड़ों पर चढ़कर बैठ गया। काफी देर तक भेड़िया उन्हीं पेड़ों के नीचे घूमता रहा, फिर थक कर अपनी राह पर वापस मुड़ गया और उसके जाने के बाद बंदरों ने चैन की सांस ली। आज तो बाल बाल बच गए, वरना उस रेलगाड़ी की पहली सवारी ही हमारी जिंदगी की आखिरी सवारी बन जाती। मैंने तो कान पकड़ लिए, आज के बाद रेलगाड़ी में नहीं बैठूंगा। मैं भी नहीं बैठूंगा। कर दी ना फिर से मूर्खों वाली बात। हमेशा ऊट पटांग बातें ही करना, कभी तो दिमाग का इस्तेमाल करो। अरे बाबा, इसमें रेलगाड़ी की गलती नहीं, तुम ही लोग चिल्ला चिल्ला कर उस भेड़िए को न्योता दे रहे थे, इसलिए वो आ गया। कभी कभार मजे करने के लिए ये रेलगाड़ी बहुत बढ़िया चीज है, पर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हमारे पेड़ ही हमारे दोस्त है, हमारी ताकत है। इसलिए हमें अपने पेड़ों को नहीं भूलना चाहिए और ना ही इस रेलगाड़ी की मजेदार सवारी। जिंदगी में सब चीजों को साथ लेकर चलना ही समझदारी है। सही कहा दादी अम्मा, आज के बाद आपकी बात कभी नहीं टालूंगा। आप ही की सलाह की वजह से आज हम जिंदा हैं, नहीं तो जय हो दादी माँ की। भेड़िए के जाते ही बंदर फिर से रेलगाड़ी में जा बैठे और जहाँ से उन्हें सवारी शुरू की थी वापस वहीं पर जाकर रुके। सारे बंदर बहुत ही ज्यादा खुश थे। बड़े बंदर उनका इंतजार कर रहे थे। छोटे बंदरों ने उन्हें सारी बात बताई, सिवाय भेड़ियों के। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। कुत्ते की माँ मुर्गी। कुत्ते ने कुछ ही दिन पहले बच्चों को जन्म दिया था, पर ना जाने कैसे उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। वो अपने बच्चों का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रही थी कि तभी एक दिन माँ की हालत और भी खराब हो जाती है। कुछ बच्चे तो इधर से उधर चले जाते हैं, पर उन बच्चों में से सनी नाम का बच्चा अपनी मरती हुई माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, ये क्या हो गया माँ? उठो ना माँ, हमें जाना है, उठो माँ उठो। बेटा चले जाओ यहाँ से, मैं अब नहीं बच सकती। तुम सीधे जंगल की तरफ जाना, वहाँ तुम्हें कोई ना कोई आसरा जरूर देगा। जाओ बेटा। माँ के मरते ही जैसे माँ ने कहा था वैसे ही सनी जंगल में जाता है। जंगल में बारिश शुरू थी। सनी भीगते हुए एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। भीगने की वजह से वह थर थर काँप रहा था। ऐसे में एक मुर्गी उसे अपने घर से देख लेती है। वो सोचती है, अरे ये नन्हा कुत्ते का बच्चा ऐसे बारिश में क्यों भीग रहा है? ये तो ठंड के मारे काँप भी रहा है बेचारा। लगता है जंगल में नया आया है। मुर्गी को उस पर दया आती है। वो तुरंत सनी के पास जाती है और उसे अपने घर ले आती है। उसे अपने पंखों के नीचे रखकर गर्माहट देती है। बेचारा सनी गर्मी आकर मुर्गी के साथ सो जाता है। सवेरे सनी के रोने की आवाज सुनते ही मुर्गी नींद से जाग जाती है और सनी से कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? भूख लग रही है क्या तुम्हें? मेरी माँ ने बड़े प्यार से मेरा नाम सनी रखा है, पर आज वो इस दुनिया में नहीं है।
और मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। रो मत सनी बेटा, मैं हूँ ना, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। आज से तुम मेरे साथ ही रहना। मुर्गी सनी को समझा बुझाकर शांत करती है। तब मुर्गी मन ही मन में सोचती है, अरे बच्चा तो कल से भूखा है और मेरे पास कुछ चावल के दाने बचे हैं, पर इससे क्या होगा? मुझे कुछ करना होगा इसकी भूख मिटाने के लिए। मुर्गी सनी को घर पर रखकर उसके लिए खाने की तलाश करने जाती है। वो उसके लिए कुछ मांस के टुकड़े लेकर आती है, पर सनी तो उसकी तरफ देखता तक नहीं। 2 दिन बीत चुके थे, ऐसे ही चल रहा था। खाना न खाने की वजह से सनी की तबीयत खराब होने लगती है, वो कमजोर होने लगता है। तब मुर्गी सोचती है, अरे मैं भी क्या बेवकूफ हूँ, छोटे बच्चे को मांस लेकर आई। उसे तो दूध की जरूरत होगी, पर अब मैं कहाँ से लाऊं दूध? मुर्गी को तब गाय की याद आती है। वो गाय के पास जाती है और कहती है, गाय बहन, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, 2 दिन से बिना खाए कमजोर हो गया है। क्या तुम मेरे बच्चे के लिए अपना दूध दोगी? अरे मुर्गी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? या फिर मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं? तुम्हारा बच्चा और उसे दूध चाहिए? तुम सवेरे सवेरे मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? तब मुर्गी सनी के बारे में सारी बात बताती है। गाय को कि मुर्गी पर बड़ा नाज आता है और कहती है, मुर्गी बहन, तुम्हारा क्या कहना, तुम जितना चाहे उतना दूध ले जा सकती हो। गाय मुर्गी को अपना दूध देती है। मुर्गी घर आकर सनी को दूध पिलाती है। सनी दूध पीकर संतुष्ट हो जाता है। अब रोज मुर्गी गाय से दूध लेती और सनी को पिलाती थी, जिस वजह से सनी कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो जाता है। मुर्गी सनी का एक माँ के जैसे ख्याल रखती है। सनी एक दिन मुर्गी से कहता है, माँ, क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? आप जैसी माँ तो किसी की नहीं होगी। हाँ मेरे बेटे, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी वजह से मैं आज माँ बन गई। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। सनी के मुंह से माँ शब्द सुनकर मुर्गी को बहुत अच्छा लगता है। और क्यों ना हो, एक माँ अपने बच्चे के लिए जो करती है वो सब कुछ मुर्गी ने सनी के लिए किया था। सनी मुर्गी के साथ उसका बेटा बनकर रहता है। कुछ दिनों के बाद मुर्गी अंडे देती है और उसकी रखवाली करने का काम सनी करता है। एक दिन की बात है, एक जहरीला सांप मुर्गी के घर के अंदर घुस जाता है। सनी बाहर था, पर उसे सांप के आने की गंध आती है। वो जोर जोर से भौंकने लगता है और घर के अंदर जाता है। सांप अंडों को खाने से पहले ही सनी उस सांप को मार देता है। तब तक मुर्गी भी आती है। सारा नजारा देखकर वो कहती है, बेटा सनी, तुम ठीक तो हो ना? बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो ये आज सांप मेरे अंडों को खा जाता। अरे माँ, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तो मरते दम तक आपके और आपके अंडों की रक्षा करूँगा। इस तरह से उनकी माँ बेटी की जोड़ी जंगल में फेमस हो जाती है। कुछ ही दिनों में मुर्गी के अंडों से प्यारे प्यारे चूजे निकल आते हैं। मुर्गी बेफिक्र होकर रहती है और सनी उनका बड़ा भाई बनकर उनकी रखवाली करता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। बाघ ने लिया शेर का रूप। जंगल का शेर राजा बहुत ही अच्छा था। वो सबसे अच्छे से बर्ताव करता और सबका ख्याल भी रखता था और सबकी मदद भी करता था। उसे किसी भी बात का कोई घमंड नहीं था। जंगल के जानवर भी शेर राजा का बहुत ही मान रखते थे। एक बार जंगल में एक बाघ आता है। वो शेर का ठाठ देखकर सोचता है, अरे वाह, इस शेर के तो बड़े ठाठ है यहाँ पर। मुझे इस शेर से कैसे भी करके दोस्ती करनी होगी ताकि बाद में मैं इसकी जगह ले सकूं। बाघ शेर से मिलकर उसकी बहुत ही तारीफ करता है और उसकी दोस्ती हासिल करता है। शेर तो था ही अच्छा। शेर बाघ को अपनी गुफा में ले जाता है और उसकी खातिरदारी करता है।
बाघ शेर की गुफा और उसे मिलने वाले आदर से जलने लगता है। वो सोचता है, अब तो कैसे भी करके शेर का स्थान लेना ही होगा, लेकिन शेर को सारे जानवर बहुत मानते हैं। मुझे पहले शेर की इमेज को खराब करना होगा, तब जाकर सारे जानवर मिलकर शेर को ही जंगल से बाहर निकाल देंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। बाघ शेर को बदनाम करके साइड करने का प्लान करने लगता है। ऐसे में एक दिन बाघ को शेर की खाल मिल जाती है। उसे देखकर उसे बहुत ही खुशी होती है और वो सोचता है, अरे वाह, शेर को साइड करने का अच्छा उपाय मिला है। इस खाल को पहनकर मैं शेर बन जाऊंगा और उसकी बदनामी करूंगा। बाघ उस खाल को अपनी गुफा में रखता है और बहला फुसलाकर शेर को अपनी गुफा में लाता है और शेर को वहां कैद कर लेता है। अब बाघ शेर की खाल पहनकर शेर बन जाता है। बाघ शेर बनकर जानवरों को मारने लगता है, उन पर हुकूमत करने लगता है। वो किसी भी जानवर पर दया नहीं करता था और उनकी परवाह भी नहीं करता था। एक बार शेर के हाथ में एक खरगोश लगता है। तब खरगोश कहता है, शेर महाराज, आपको क्या हुआ? आप क्यों मुझे मार रहे हो? महाराज, आप तो हमारे रक्षक थे, ना कि भक्षक। तब नकली शेर खरगोश की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे बेरहमी से मारकर खा जाता है। ये सब पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। तब वो बाकी के जानवरों के पास जाकर शेर की सारी बात बताता है। अरे साथियों, हमारे शेर महाराज बदल गए हैं। वो अब पहले जैसे नहीं रहे। ऐसे शेर को अपना राजा नहीं रहने देना चाहिए। बंदर सभी जानवरों को शेर की बात बताकर उनके खिलाफ कर लेता है। वैसे जानवर भी महाराज का बदला हुआ रूप देखकर उन पर गुस्साई हो गए थे। उधर बाघ बहुत खुश था कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है। ऐसे में एक दिन बाघ तालाब पर पानी पीने जाता है। शेर की खाल पहनकर उसे पानी पीने में दिक्कत होने लगती है। वो शेर की खाल निकालकर पानी पीने लगता है और बाघ का असली रूप बंदर के सामने आ जाता है। तब बंदर सोचता है, अरे ये क्या, मैंने हमारे महाराज को गलत समझा। असली गुनहगार तो ये बाघ है। शेर महाराज की प्रतिमा खराब करने के लिए सब उसने ये नाटक किया। अब तो इस बाघ की खैर नहीं, लेकिन पहले हमें हमारे महाराज को ढूंढना होगा। बंदर बाकी जानवरों को बाघ का असली रूप बता देता है। अब वो मिलकर बाघ पर चुपके से नजर रखने लगते हैं। एक बार जब बाघ शेर के भेष में गुफा से बाहर जाता है तो बंदर बाघ की गुफा में चला जाता है। तब उसे शेर महाराज कैद में नजर आते हैं। बंदर महाराज को तुरंत कैद से बाहर निकालता है। उधर बाघ शेर बनकर हिरन का शिकार कर रहा था। तभी वहां असली शेर आके उसे रोक देता है। शेर को सामने पाकर बाघ हड़बड़ा जाता है। तब शेर कहता है, बाघ, मैंने तुम पर विश्वास किया। तुझे मेरा दोस्त क्या, अपने भाई के जैसा समझा, पर तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे जानवरों को परेशान किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शेर बाघ की खाल निकालकर उसका असली रूप सबके सामने लाता है और उसे मार मार कर घायल करके जंगल से बाहर कर देता है। सारे जानवर शेर महाराज से माफी मांगते हैं। तब बंदर कहता है, महाराज, पहले हम सब ने आपको गलत समझा। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। इसमें तुम सबकी कोई गलती नहीं है। वो बाघ ने ही मेरा ऐसा रूप ले लिया था कि कोई भी वो करता जो तुम सब ने